आज रानी अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई से अपनी दादी के गांव गोवा जा रही थी। गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उसकी दादी का गांव था। गांव बेहद सुंदर था। चारों ओर हरियाली, पहाड़, नारियल और सुपारी के पेड़, आम की बाग और समुद्र था। 2-3 घंटे के सफर के बाद रानी दादी के घर पहुंच गई। आज 3 साल के बाद वो गांव आ रही थी। दादी ने सबका स्वागत किया और घर के अंदर जाते ही रानी खुशी से झूम उठी। रानी की सबसे खास दोस्त शांति और कस्तूरी उसका घर पे इंतजार कर रहे थे। आज 3 साल के बाद वो एक दूसरे से मिल रहे थे। रानी अपने दोनों सहेलियों को गले मिली और ट्रैवलिंग बैग रखते ही वो उनके साथ बाहर चली गई। आज तीनों सहेलियों ने गांव घूमने का प्रोग्राम बनाया था। सबसे पहले वो बीच पर गए और वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। फिर आम के बगीचे में जाकर आम का स्वाद लिया। गांव में अपने बाकी दोस्तों से मिलने पर रानी, कस्तूरी और शांति दादी के घर आने लगे। चलते हुए रानी ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, हम दक्षिण के पहाड़ी पर जाना भूल गए। चलो वहां पर चलते हैं। ये बात सुनकर शांति और कस्तूरी के चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखने लगी थी। दरअसल बचपन से ही रानी और उसके सभी दोस्त दक्षिण की पहाड़ी पर घूमने जाया करते थे। वहां से गांव का नज़ारा और सनसेट काफ़ी सुंदर दिखता था और रानी पिछले 3 सालों से इस खूबसूरत पहाड़ी को मिस कर रही थी। अपने दोस्तों के चेहरे पर टेंशन देखकर रानी फिर से बोली, अरे क्या हुआ? दक्षिण की पहाड़ी का नाम सुनकर तुम दोनों टेंशन में क्यों आ गई? इसका जवाब देते हुए शांति ने कहा, रानी, हम जिंदगी में कभी भी उस पहाड़ी पर नहीं जाएंगे। शांति की ये बात सुनकर रानी बहुत आश्चर्य में पड़ गई। वो बोली, अरे लेकिन क्यों शांति? हम तो हमेशा वहाँ जाते हैं और इस खूबसूरत पहाड़ी पर मज़े करते हैं। फिर आज तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये सुनकर शांति का सपोर्ट करते हुए कस्तूरी ने कहा, रानी, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन 3 साल में चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है। तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम आगे से दक्षिण की पहाड़ी के बारे में कुछ नहीं बोलोगी और वहां जाने की बात भी नहीं करोगी। शांति और कस्तूरी का अजीब बिहेवियर देखकर रानी कंफ्यूज हो गई। ऐसा क्या हुआ है जिससे उस खूबसूरत पहाड़ी का नाम भी लेने से उसके दोस्तों ने उसे मना कर दिया है? ऐसा बहुत सारे सवाल रानी के मन में आ रहे थे, लेकिन उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेगी और अकेले उस पहाड़ी पे जाएगी, वो भी आज शाम को। लगभग 6 बज चुके थे। रानी अकेले ही दक्षिण की पहाड़ी पर निकल पड़ी। लगभग आधा घंटा चलने पर सामने पहाड़ी का रास्ता था। बिल्कुल सुनसान, आसपास कोई भी नहीं। रानी आश्चर्य में पड़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर हमेशा टूरिस्ट आते ही थे। पहाड़ी का रास्ता चढ़ते हुए रानी ने नोटिस किया कि ऊपर के सभी होटल्स बंद पड़ चुके हैं और जो 2-4 घर है वहां पर भी अभी कोई नहीं रहता। कुछ ही देर में रानी पहाड़ी के टॉप पे पहुंच गई और वहां से नज़ारा एंजॉय करने लगी और खुद से मन ही मन में बोली, पता नहीं क्यों शांति और कस्तूरी मुझे यहाँ पर आने से रोक रही थी। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो इस खूबसूरत नज़ारे को बहुत मिस करती। थोड़ी देर वहां पर रुकने पर रानी ने वापस घर चलने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब जल्दी ही अंधेरा भी होने वाला था। पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त रानी का फोन बजा। कस्तूरी उसे फोन कर रही थी। फोन उठाने पर कस्तूरी ने गुस्से से कहा, रानी, बेवकूफ लड़की, तुम क्यों गई उस पहाड़ी पर? गांव के कुछ बच्चों ने तुम्हें वहां पर जाते हुए देखा और इसीलिए मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल्स किए और तुमने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए? मैंने लगभग अभी तक तुम्हें 20 कॉल किए हैं। कस्तूरी की बात सुनकर रानी के होश उड़ गए। दरअसल कस्तूरी ने रानी को बहुत कॉल्स किए थे। रिंग भी बजी थी, लेकिन वो रिंग सिर्फ कस्तूरी को सुनाई दे रही थी, रानी को नहीं।
शायद उस पहाड़ी पर ऐसी कोई शक्ति थी जो चाहती थी कि रानी और कस्तूरी की बात ना हो सके। कस्तूरी का जवाब देते हुए रानी ने कहा, अरे कस्तूरी, कम ऑन, अभी तुमने मुझे सिर्फ एक ही बार कॉल किया है और मैं पहाड़ी उतर ही रही हूँ, घर ही आ रही हूँ, लेकिन तुम इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? इस जगह तो मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत सुंदर नज़ारा देखा। रानी की यह बात सुनकर कस्तूरी और गुस्सा हो गई और रानी से बोली, तुझे सुनना है ना कि मैं और शांति तुझे यहाँ आने से क्यों रोक रहे थे? तो सुनो, तुम्हें मदन देसाई याद है? कस्तूरी के मुंह से यह शब्द सुनकर रानी को पसीना आ चुका था। दरअसल मदन देसाई गांव का ही एक लड़का था जो रानी से बहुत प्यार करता था और 3 साल पहले जब रानी गांव आई हुई थी तब उसने रानी को प्रपोज किया था। लेकिन उसने पूरे गांव के सामने मदन को रिजेक्ट करते हुए उसका बहुत बड़ा इंसल्ट किया था। लेकिन मदन देसाई का इस पहाड़ी से क्या कनेक्शन था, ये बात रानी को समझ नहीं आ रही थी। आगे बोलते हुए कस्तूरी ने कहा, रानी, जब तुमने मदन का इंसल्ट करते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया था तब वो बहुत उदास हो गया था और मदन ने उसी पहाड़ी पर से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया था। तुम तो वापस मुंबई चली गई थी, इसलिए तुम्हें यहाँ क्या हुआ इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और डरने की बात यह है कि उसके मरने के बाद भी आज वो बहुत सारे लोगों को उसी पहाड़ी पर दिखता है और डर के कारण लोग वहां नहीं जाते। कस्तूरी की यह बात सुनकर रानी के हाथ से फोन छूट गया। वो पसीने में भीग चुकी थी। डर के कारण वो थर थर कांप रही थी और यहाँ आते वक्त मकान और होटल्स के बंद पड़े रहने का कारण अब उसे समझ आ रहा था। तभी रानी को कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बस 10 कदमों की दूरी पर वहां पर मदन खड़ा हुआ था और उसकी पीठ रानी की तरफ थी और वो धीरे धीरे उल्टे पांव से रानी की तरफ बढ़ रहा था। रानी को अब बस हार्ट अटैक ही आने वाला था। वो पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगी। भागते हुए उसे महसूस हुआ कि मदन उसके पीछे दौड़ रहा है। रानी लगातार दौड़ रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि मदन भी उसके पीछे दौड़ रहा है। बहुत समय हो गया था लेकिन वो पहाड़ी का अंत अभी तक आया नहीं था। ऐसा लग रहा था कि रानी एक लूप में दौड़ रही है और मदन उसके पीछे दौड़ रहा है। तभी दौड़ते हुए रानी जमीन पर गिर गई और उसने जो सामने देखा उससे उसके होश उड़ गए। मदन सामने से रानी की तरफ हंसते हुए आ रहा था और बोल रहा था, बहुत इंतजार किया तेरा, अब तू भी चल मेरे साथ। मदन की आत्मा रानी के बहुत करीब आ चुकी थी। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। तभी रानी ने आंख बंद करके बजरंग बली का स्मरण किया और पूरी रफ्तार से वहां से नीचे भाग गई। उसे सामने पहाड़ी का अंत दिखने लगा। जैसे तैसे वो वहां से भाग गई और अपने घर सही सलामत पहुंच गई। अगले 10 दिनों तक रानी को तेज बुखार चढ़ा हुआ था। अपने दोस्तों की बात ना मानने की सजा उसे मिल चुकी थी। बाद में तबीयत ठीक होने के बाद रानी अपने परिवार के साथ वापस मुंबई चली गई।